हाय गाइस। तो आज हम मराठी का सेकंड लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है श्यामचे बंधु प्रेम। मतलब श्याम का बंधु प्रेम, बंधु यानी भाई और प्रेम मतलब प्यार। श्याम का अपने भाई के लिए प्यार, इसके ऊपर ये पूरा लेसन है। तो स्टार्ट हम इसका इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। हमें इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन सभी को कंपलसरीली करनी है और इसीलिए हम इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे। साने गुरुजी पांडुरंग सदाशिव माने साने। साने गुरुजी बहुत ही फेमस राइटर है। ये आपने भी इनका नाम सुना रहेगा। 1899 से 1950 ये उनकी बर्थ ईयर और ये उनका डेथ ईयर है। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केले आहे। साने गुरुजीने बहुत सारे कथा यानी स्टोरीज, कविता यानी पोयम्स, कादंबऱ्या यानी नॉवेल्स, असे विपुल ललित लेखन, ऐसे बहुत ही अच्छा फाइन लेखन तसेच वैचारिक लेखन केले आहे। वैसे ही कुछ सीरियस, वैचारिक मतलब कुछ सीरियस ऐसा उन्होंने लेखन भी किया है। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादि त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहे। ये कुछ उनके बहुत फेमस बुक्स है। इसमें से श्याम की आई तो आप सभी ने सुना रहेगा। ये बहुत ही फेमस बुक है और इस पर एक पिक्चर भी है, मूवी भी है, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। श्यामची आई, उसी में से ये लेसन जो है वो लिया गया है। उसी बुक में से ये लेसन लिया गया है। श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा व प्रेम तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। मतलब श्याम के मन में अपने छोटे भाई के लिए जो प्यार है, भावंडाविषयी असलेला जिव्हाळा, उसके भाई के लिए जो उसका अपनापन है, जिव्हाळा यानी अपनापन व प्रेम, प्रेम यानी प्यार, तसेच आईने मुलांना दिलेल्या शिकवण याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। तसेच आईने आपल्या मुलांना दिलेली शिकवण, जो एक माँ ने अपने बच्चे को दी हुई शिकवण यानी टीचिंग्स, जो एक माँ ने अपने बच्चे को दी है, याचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। याचे हृदयस्पर्शी मतलब हार्ट टचिंग, जो आपके दिल को छू जाए, ऐसा वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन हो गई है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। मे महीने की जो उसकी छुट्टी यानी कि हॉलीडे, मई मंथ में सभी को वेकेशंस होते हैं और तभी छूटने के बाद, वेकेशन ख़त्म होने के बाद मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। मतलब वो उनकी जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तब वो दापोली एक जगह का नाम है, वहाँ पे वो शिकावयास गेलो, वो अपनी टीचिंग रिसीव करने के लिए, वो फिर से सीखने के लिए गए। शाळा सुरू झाली, स्कूल जो है उनकी स्टार्ट हो चुकी थी। पावसाळाही सुरू झाला। पावसाळा यानी रेनी सीजन जो है वो भी स्टार्ट हो गया था। आपको मालूम है मई के बाद जून जुलाई में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तप्त जमिनीला मेघ शांतू लागले। तप्त जमीन, तप्त मतलब गरम जमीन को मेघ शांत करने लगे। मेघ यानी कि रेन, बारिश। तप्त जमीन को बारिश शांत करने लगी। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। तापलेल्या जो ज़मीन गर्म हुई है उस पर पानी पड़े, जब पानी पड़ता है वह कैसा सुंदर वास छूटे, तब बहुत ही अच्छा वास यानी सुगंध, स्मेल, बहुत अच्छा स्मेल घूमता है। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो, जब नया जब पहली बारिश होती है तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। रम्य मतलब तभी एक बारिश का
मिट्टी का धीमा बास, धीमी सुगंध, बास नहीं सुगंध कह सकते हम, एक धीमी सुगंध सुटत असतो, एक धीमी सुगंध सब यहाँ फैली हुई होती है. गंधवती पृथ्वी या वाचनाची त्यावेळेस आठवण येते. गंधवती पृथ्वी ये एक बुक है और उसी की याद लेखक को उस समय आती है. आठवण यानी याद आना. फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्याच पोटातला. जो फूल और फलों में जो रस यानी जो जूस होता है, जो सुगंध यानी स्मेल, जो खुशबू होती है, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्याच पोटातला. एक प्रकार का जो स्वाद यानी जो टेस्ट होता है तो पृथ्वीच्याच पोटातला. वो सभी स्मेल, जूस, स्मेल या टेस्ट, वो सभी पृथ्वी यानी अपना मदर अर्थ जो है उसी के पेट का होता है. पोटातले यानी उसी के पेट का होता है. घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो. जब लेखक घर से दापोली आए थे तब उस समय वो एक निश्चय मतलब कुछ डिसाइड करके वो आए थे. सुट्टी घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. जब छुट्टी थी, जब लेखक घर पे थे, तब उनका छोटा भाई है वो एक नवीन सदऱ्यासाठी, सदरा सबको मालूम है, सदरा एक कपड़ा है जो पहनते हैं. सदऱ्यासाठी हट्ट मतलब जिद करना कि नहीं मुझे एक नया सदरा चाहिए ही, मुझे एक नया कुर्ता चाहिए. उसने जिद की थी. उनके छोटे भाई ने धरून बसला होता, उसने वो जिद पकड़ के बैठा था. त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, मतलब उस टाइम उसकी समजूत, उसको समझाते हुए, समजूत यानी उसको समझाना, तब उसको समझाते हुए माँ ने कहा, तुझे अन्नादादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. जब तेरे अन्नादादा, जब तेरा भाई है, अन्नादादा यानी जब तेरा बड़ा भाई बड़ा होगा, मतलब अभी वो भी छोटा है, जब वो और बड़ा होगा, जब वो रोजगारी होतील, रोजगार यानी जब वो काम करने लगेगा, जब वो ऑफिस जाएगा, जॉब पे जाएगा, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. फिर उसके बाद 6 महीने बाद, 6 महीने यानी 6 मंथ्स के बाद वो तेरे लिए नया सदरा, न्यू सदरा शिवतील. स्टिच करना मतलब वो तेरे लिए एक नया सदरा सिलाएगा. आता नको हट्ट धरू, अब तू अपनी जिद छोड़ दे. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बड फार माजले नव्हते. अब लेखक कहते हैं कि दोस्तों, मेरे बचपन में, लहानपणी यानी मेरे बचपन में कपड्यांचे बड़ फार माजले नव्हते. मतलब कपड़ों का जो ट्रेंड है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक नया अलग सा ट्रेंड होता है. जैसे अभी भी कुछ ट्रेंड चालू है. अगर आप देखेंगे कि कोई सेलिब्रिटी कोई अलग किस्म का जैकेट या कुछ पहनता है तो हमें भी वो पहनने की इच्छा होती है. तो वैसे ही यहाँ पे बता रहा है लेखक कि मेरे बचपन में ऐसा कोई भी बंड फार माजले नव्हते. मतलब मेरे बचपन में ऐसा कोई भी ट्रेंड इतना फैला हुआ नहीं था. आम्हाला कोट माहितीच नव्हता. उनको बचपन में कोट क्या होता है वो मालूम ही नहीं था. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे. बचपन में ठंडी के दिनों में लेखक धोतर चौघड़ी करून, चौघड़ी यानी 4 घड़ी करना, चार तरह से उसका फोल्ड करना, गळ्याशी बांधून वो अपने धोतर को ही, धोतर यानी जैसे हम कहते हैं का, आपने देखा रहेगा धोतर लोग पहनते हैं, खास करके साउथ इंडियन लोग पहनते हैं धोतर, साउथ में लोग पहनते हैं. उसे ही वो 4 उसके फोल्ड करके गळ्याशी बांधून, गळा यानी नेक, अपने गर्दन को अपने धोतर में समेट लेते थे, बांधून शाळेत जावयाचे और स्कूल जाते थे. मफलर नव्हते, जैकेटें नव्हती. मफलर आपको सबको मालूम है मफलर क्या है. मफलर भी तब नहीं था उनके पास, जैकेट भी नहीं था, गरम कोट नव्हते, और कोई गरम कोट जो बॉडी का टेम्परेचर वार्म रखे ऐसा भी उनके पास कोई कपड़ा नहीं था.
माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. माझा धाकटा भाऊ यानी मेरा स्मॉल ब्रदर, मेरा यंगर ब्रदर, धाकटा यानी स्मॉल या यंगर ब्रदर मेरा, उसका सदरा फाटला होता, उसका सदरा फट गया था. आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या. माँ ने उसके 2-3 कुछ चिंध्या यानी पीस ऑफ क्लॉथ, गाबड्या यानी उसे 2-3 तरह से सिलाया था उसे. आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो. अपने भाई को, जब वो अपने स्कूल आए थे तब उन्होंने सोचा था कि मैं अपने भाई को एक नया कपड़ा सिलवा के दूंगा. न्यावयाचा मतलब लेके जाऊंगा यहाँ पे सिलवा के. ऐसे मैं ठरवून आलो होतो, ऐसा उन्होंने निश्चय, ठरू मतलब ऐसा उन्होंने निश्चय, ऐसा उन्होंने डिसाइड करके वो आए थे. परंतु पैसे कुठून आणवायाचे, लेकिन पैसे कहाँ से लाना, पैसे कहाँ से लाना है. माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. जो उनके फादर है, वडील यानी कि फादर, कोर्ट कचेरी के काम के वजह से वो कभी कभी दापोली आते थे. वडील दापोलीस आले म्हणजे अन्ना 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे. जब भी उनके फादर है जो है वो दापोली में आते थे तब उन्हें आना 2 आने मतलब 1 आना. आपको पहले मालूम है पहले के ज़माने में रुपीस वगैरह नहीं थे, पहले आने थे, आना, उसे आना कहते थे कॉइन्स को. तो वही बता रहे, तभी उनके जो पिताजी है वो उन्हें आना यानी 1 आना या 2 आने देते थे. मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे, उसे खाने के लिए कुछ बाहर का खाने के लिए देके जाते थे. खाऊच्या पैशांतील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले. तो उन्होंने सोचा कि जो भी उनके पिताजी उन्हें कॉइन्स देंगे, आने देंगे, उसे वो खाने में खर्च नहीं करेंगे. ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली. ज्येष्ठात ये एक मराठी मंथ है, जैसे इंग्लिश में जनवरी फरवरी ऐसे 12 मंथ्स होते हैं, वैसे ही ज्येष्ठ ये एक मराठी का मंथ है. आमची शाळा सुरू झाली तो उस मंथ में उनकी स्कूल स्टार्ट हो गई. गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते. गणपति चतुर्थी, गणेश चतुर्थी यानी गणपति जब आते हैं तो उसके लिए 3 मंथ बाकी थे. तेवढ्या महीन्यात या खाऊच्या पैशांचा रुपयाभर जमला होता. और उतने महीनों में जितने आने उन्होंने उनके पिताजी ने उन्होंने दिए थे, उन आणों का अभी 1 पूरा रुपया हो गया था. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून नावयाचा असे मी मनात निश्चय केले. तभी उन्होंने मन में ठान लिया, मन में निश्चय कर लिया कि गणेश चतुर्थी के टाइम वो अपने छोटे भाई के लिए एक कोट या फिर सदरा सिलवा के लेके जाएंगे अपने भाई के लिए. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय मतलब उनका टारगेट, एम, उसके ऊपर उनके आंखें थी. रोज़ पैसे मोजत होतो. वो रोज़ अपने पास कितने पैसे जमा हुए हैं वो रोज़ गिनते थे. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. मधजवळ 1 रुपया 2 आणे जमले होते. अब गणेश चतुर्थी पास आते जा रही थी. मधजवळ मतलब उनके पास 1 रुपया और 2 आणे जमे हुए थे. उन्होंने 1 रुपया 2 आने अपने पास जमा किए थे. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी गणपति ये गणपति के दिनों में गौरी गणपति भी आते हैं और तभी नए कपड़े करते हैं. सभी को नए कपड़े, सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स नए कपड़े देते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपड़े शिवतील. उनके जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए उनके माँ बाप, उनके आई बाप में आई उनके माँ बाप नए कपड़े सिलाएंगे. परंतु माझ्या भावास कौन शिविल, लेकिन उनके भाई के लिए कौन सिलाएगा नए कपड़े. माझ्या भावाला मी शिवून देईन, ऐसा उन्होंने खुद को कहा. उन्होंने खुद से कहा कि मेरे भाई को मैं सिलवा के दूंगा नया कपड़ा. मी शिंप्याकडे गेलो. शिंप्या मीन्स टेलर, जो कपड़ा अपना सीता है टेलर, उनके पास गए. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. वो अपने भाई के एज का एक छोटा लड़का उन्होंने कहीं से लिया और उसको
टेलर के पास लेके गए. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मी सांगितले और उन्होंने टेलर को कहा कि उस छोटे बच्चे के साइज़ का कोट सिलवाने के लिए. 2 वार कपड़ा घेतले. 2 वार ये एक मेजरमेंट का ये है, जैसे हम कहते हैं मीटर वगैरह. अभी तो हम मीटर में कपड़ा लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में वार में कपड़ा लिया करते थे. तो उन्होंने 2 वार कपड़ा लिया. अर्धा वार अस्तर घेतले. अस्तर ये आपको मालूम होगा, कपड़े के अंदर लगाते हैं अस्तर. उन्होंने अर्धा वार अस्तर लिया. कोट तैयार झाला और इसी के साथ कोट तैयार हो गया. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला, यानी जितना पैसा उनके पास था उसी में सारा खर्चा हो गया. उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाहले होते. जब उन्होंने उस कोट को अपने हाथ में लिया तभी उनकी आंखें, तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाहले, तब उनकी आंखों में अश्रू यानी टीयर्स भर गए. न्हाहले मतलब उनकी आंखों में पानी भर गया. मी घरी जाण्यास निघालो और तभी वो घर जाने के लिए निकल गए. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस. जिनके पास लेखक रह रहे थे, अपने स्टडीज़ के लिए लेखक कई और आए थे, और जिनके पास लेखक रह रहे थे उन्होंने उसे कहा कि पावसा पाण्यात की रेनी सीजन में तू मत जा. नदी नाल्यांना पूर आले असतील. नदी नाले जो है उन सबको पूर यानी फ्लड भर गए होंगे, वो बाढ़ आ गई होगी उनमें. पिसईचा पर्या, सांडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. पिसई का एक जगह का नाम है पिसई, और सांडेघर भी एक जगह का ही नाम होगा. उनका जो पर्या मतलब जो फुटपाथ है वहाँ का, जो पाथ गांव में देखा रहेंगे आपने, कुछ पक्के रास्ते नहीं होते, कच्चे रास्ते ही होते हैं मिट्टी के. तो वही पर्या यानी रोड या फुटपाथ या पाथ, या ना उतार नसेल. उतार में यानी उनका पानी अब पूरी जैसे भर गया होगा. आमचे ऐक, हमारा सुन तू. मी कोणाचे ऐकले नाही, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी. हृदयात प्रेमपूर आला होता. उनके हृदय यानी उनके दिल में प्रेमपूर, अपने भाई के लिए प्रेम बह जा रहा था, अपने भाई के लिए उनका प्यार. तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीग घालणार, वो थोड़ी ना उन नदी नालों को भीग डालेगा. वो नदी नालों का अब सुनने वाला नहीं था. नवीन कोट बांधून मी निघालो. जो उन्होंने अपने भाई के लिए नया कोट बनाया था उसे उन्होंने अपने लगेज में बांध लिया और वो निकल पड़े. पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो. वो कहते हैं अगर मुझे फेदर्स होते तो मैं उड़ के जाता, ऐसा वो कहते हैं. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. जब वो चल रहे थे तब उन्हें चलने का हार्डवर्क ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चल रहे हैं, कोई हार्डवर्क कर रहे हैं. श्रम यानी हार्डवर्क करना. ऐसा उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनके पैर दुख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुशी से जा रहे थे. उनके मन में बस अपने भाई के लिए प्यार ही बहता जा रहा था. सुख स्वप्ना दंग होतो. सुख स्वप्न मतलब हैप्पी ड्रीम्स में वो दंग मतलब पूरी तरह से भूल गए थे. वो बस अपने भाई का हैप्पी सपना ही देख रहे थे. आईला किती आनंद होईल. वो सोच रहे थे कि उनकी माँ को कितना आनंद, कितनी हैप्पी वो महसूस करेगी. या कल्पनेत मी होतो. कल्पना यानी इसी थिंकिंग में, इसी सोच में मैं था. एक नानेटी माझ्या जवळून उडी मारून गेली. एक नानेटी, अब देखते हैं नानेटी क्या है आगे. एक नानेटी उनके पैर के पास से उड़ी मारते हुए निकल गई. उड़ी यानी जब मारते हुए निकल गई. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. नानेटी मतलब एक सांप का प्रकार है. सांप यानी स्नेक का एक टाइप है नानेटी. तिचा हिरवा रंग असतो. उसका कलर ग्रीन होता है. हिरवा यानी ग्रीन, वो ग्रीन कलर की होती है. नानेटी उड्या मारत जाते. नानेटी जो है एक स्नेक का टाइप है और वो उड्या यानी जंप मारते हुए जाती है. मला जरा भीती वाटली. उनको थोड़ा डर लगा उस सांप को देख के. जपून चालू लागलो. जपून यानी केअरफुली वो चलने लगे. पिसईचा पर्या
दुधड़ी भरून वाहत होता। अब जो पिसई का जो पर्याय है, पिसई मैंने कहा एक प्लेस हो है, और वहाँ का जो पर्याय है फुटमार्क, वो दुधड़ी भरून यानी पूरी तरह से वो बह रहा था, वाहत यानी फ्लो कर रहा था। त्याच्या पाण्याला ओढ फार, उसके पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स था, ओढ यानी फोर्स। काय करायचे, उसने सोचा अभी क्या करने का। आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात, उन्होंने अपनी माँ को याद किया, उन्होंने मन में अपने माँ का नाम लिया और उस पानी में वो चले गए। हाथात काठी होती, उनके हाथ में एक काठी यानी लकड़ी, स्टिक थी उनके हाथ में। पुढे काठी टाकवायाची व मग पाऊल टाकवायाचे। वो अपने कदमों के आगे, वो अपने चलने के आगे लकड़ी डाल के देख रहे थे कि कहीं पे कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है ना, और उसके बाद ही वो अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, वो बह जाने के बेतात यानी वो बह जाने के कगार पे थे। इतना फोर्स था पानी को कि वो बस बहने ही वाले थे। परंतु कसा बसा बाहर आलो, लेकिन कैसे वैसे करके वो उस पानी में से बाहर निकल गए। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटवयास जाणारा तो नाला, मतलब वो जो नाला था जो भर रहा था पूरी तरह से, वो इतर मतलब और बहुत सारे नदी नालों को वो प्यार से मिलता था। आगे जाके वो और भी कई सारे नदी नालों में मिक्स हो जाता था प्यार से। तो मला कसा बुडविल, इतना वो जो नाला है वो सभी से इतना प्यारा बर्ताव करता है, तो मुझे कैसे बुड़ाएगा। बुडविल मतलब पानी में वो मुझे कैसे बुड़ाएगा, सिंक करेगा। बुडविल मतलब सिंक, टू सिंक। मी माझ्या भावास भेटवयास जात होतो, वो अपने भाई को मिलने के लिए, भेटवयास यानी मिलने के लिए जा रहे थे। त्या नाल्या इतकाच उत्सुक, वो भी उस नाले जितना ही उत्सुक थे अपने भाई को मिलने के लिए। उत्सुक मतलब उनके अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट था अपने छोटे भाई को मिलने के लिए। धावपळ करीत होतो यानी भाग दौड़ करना, धावपळ यानी भाग दौड़ करना। वो अपने छोटे भाई को मिलने के लिए बहुत धावपळ कर रहे थे। त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो, मतलब उस नाले के जैसे नाला पानी भर के जा रहा था, वैसे ही वो भी अपना हृदय, अपना दिल भर के लेके जा रहे थे। रस्त्यातील खड़ी वर आली होती। आपको हमारे यहाँ भी रास्ते पे जब रेनी सीजन आता है तब रास्ते के अंदर जो रोड पे जो खड़ी रहती है, खड़ी यानी पत्थर, वो सब बाहर आ चुके होते हैं। तो वैसे ये लेखक भी बता रहे हैं, रस्त्यातील खड़ी यानी पत्थर ऊपर आ गए थे। सुयांसारखी दगड पायांना खुपत होती। सुई यानी निडल, सुई मतलब निडल जैसे पत्थर, दगड यानी पत्थर, पायांना खुपत यानी लग रहे थे। परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, लेकिन उनका लक्ष्य यानी ध्यान वहाँ पे नहीं था। अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती। अंधेरा होने से पहले वो घर जाने के लिए बहुत हार्डवर्क, धड़पड़ यानी जल्दी जा रहे थे। परंतु वाटेतच अंधार झाला, लेकिन जाते जाते रास्ते पर ही अंधेरा हो गया। कडाड़ आवाज़ गरजत होते। रात को आपको मालूम है रात कीड़ा, वो रात को एक अलग ही उसका आवाज़ आता है। तो ऐसे लेखक बता रहे हैं कि रात को कड़ा ऐसा आवाज़ गरजत यानी घूम रहा था रास्ते पर। विजा चमचम करत होत्या। विजा लाइटनिंग, बिजली, विजा यानी बिजली, जो बारिश के मौसम में आप देखते रहेंगे आसमान में बिजली कड़कती है, वैसी विजा चमचम करत होत्या। बिजली आसमान में चमचम कर रही थी। खड़खड़ पाणी वाहत होते। खड़खड़ पाणी वाहत यानी फ्लो हो रहा था। त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। पंचमहाभूत मतलब ये सभी जो पंच यानी 5 महाभूत मतलब 5 जो महागोष्ठ है, मॉन्स्टर्स, 5 मॉन्स्टर्स से वो
नाचातून मी चाललो होतो. ये सभी 5 भूत नाच रहे थे और उसी में से मैं चल रहा था. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. आखिरकार वो घर पहुंच गए. ओला चिंब होऊन गेलो होतो. वो पूरी तरह से भीग चुके थे. ओला चिंब यानी भीगना. आई, मी बाहेरून हाक मारली. उन्होंने बाहर से अपनी माँ को पुकारा. आई. हवेत फार गारठा आलेला होता. हवे में बहुत ज़्यादा गारठा यानी ठंडा. हवा जो है वो अभी ठंडी बह रही थी. वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. वडील संध्या करत होते यानी वडील उसके जो पिताजी है फादर उसके, वो संध्या कर रहे थे. संध्या यानी गॉड को प्रेयर कर रहे थे. संध्या करना यानी गॉड को प्रेयर करना. शाम के टाइम गॉड को प्रेयर करते हैं, जैसे दिया वगैरह लगाते हैं भगवान के पास, वैसे ही उसके वडील संध्या कर रहे थे. वह आई ने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते और उसकी माँ ने शेगडीत यानी चूल्हे पर, निखारे यानी कोल शेकण्यासाठी कोल गरम करने के लिए अंदर डाला था. अण्णा आला. आई अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. छोटे भाई ने जैसे ही उसकी पुकार सुनी वैसे ही वो अपनी माँ को बोला अण्णा आला, मतलब भाई आया, माँ भाई आया. और उसने ये कहते हुए दरवाज़ा खोला. दोघे लहान भाऊ भेटले. दोनों भी जो छोटे भाई थे, लेखक जो है वो भी छोटे ही थे, यानी जिसके ऊपर ये स्टोरी है, दोनों एक दूसरे को मिले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. उसकी माँ ने उसे पूछा, अरे श्याम, तू इतने बारिश में से क्यों आया? सारा तू भीग गया. सारा भिजलास ना यानी तू पूरी तरह से भीग गया है. सांडेघरच्या पाण्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारे. उसके पिताजी ने उसे पूछा कि सांडेघरच्या पाण्याला, सांडेघर का जो फुटपाथ है, वहाँ पे पानी नहीं भरा था क्या? हो, परंतु मी आलो कसा तरी. मी म्हटली. उन्होंने कहा, पानी तो भरा था, लेकिन मैं कैसे वैसे करके आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. वडील म्हणाले. उसके पिताजी ने कहा, उस दिन एक औरत, बाई यानी एक औरत, उस पानी में से बह गई. वाहून गेली यानी उस पानी में डूब के चली गई. बरे, ते कपडे काढ, कडक पाण्याने अंघोळ कर. आई म्हणाली. उसकी माँ ने कहा, बड़े वो सब छोड़, अभी तू तेरे कपड़े जो भीग गए वो कपड़े चेंज कर ले तू, और कडक पाण्याने, कडक यानी बहुत गर्म पानी से, कड़कड़ते हुए पानी से तू आंघोळ यानी स्नान कर ले. मी आंघोळीस गेलो. वो अपनी स्नान करने के लिए गए. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. छोटे भाई ने उनका जो छोटा सा गाठोड़ा, जो छोटा सा उनका लगेज था, वो उसने खोला. लहान मुलांना सवयच असते. छोटे बच्चों को आदत ही होती है. सवय यानी हैबिट होती है छोटे बच्चों को. आपको भी होगी ऐसी आदत. जब भी मम्मी या पापा ऑफिस में से या मार्केट में से आते हैं तो आप भी उनके लगेज में देखने जाते हैं कि मम्मी पापा ने क्या लाया है आपके लिए, कि काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल. उसको लगा कि भाई ने अपने लिए कुछ तो लाया होगा. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार? लेकिन वो अपने भाई के लिए, भावंडास यानी वो अपने भाई के लिए क्या लाएंगे? कौनसा खाऊ आणणार? कौन सा खाऊ यानी कौन सा आज क्या खाने के लिए ला सकता है वो? कोणते खेळणे आणणार? खेळणे यानी टॉय. कौन सा खिलौना लाएंगे? कोणते रंगीत चित्राचे पुस्तक आणणार? रंगीत चित्राचे पुस्तक यानी कौन सा ड्राइंग बुक वो ला सकता है? मी गरीब होतो. जो उसका भाई था वो गरीब था, इसलिए वो कुछ भी इसमें से अफोर्ड नहीं कर पाता था. परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. लेकिन उसके भाई को उस लगेज में कुछ तो मिला. त्यात कोट सापडला. उसमें उसको कोट मिला. एक नवीन कोट, नया कोट था. तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते. वो सिर्फ एक कोट नहीं था, वो एक दिल था. अपने भाई, एक भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए एक दिल लाया था उस कोट में से. ते प्रेम होते. वो एक भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार था.
ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती. फलद्रूप झालेली मतलब फलद्रूप यानी कि वो एक माँ की बचपन से दी गई टीचिंग्स थी जो आज उसे दिख रही थी. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा? छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछा. अण्णा, ये छोटा सा कोट किसका है? हा नवीन कोट कोणाला रे? ये नया कोट किसके लिए लाया तूने? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला. धाकटा भाऊ, छोटा भाई जो है वो कोट लेके बड़े भाई के पास आया और उसे पूछने लगा. मजजवळ मतलब उसके पास आना. मग सांगेन, घरात जा घेऊन मी म्हटले. उन्होंने कहा बाद में देखो, मग सांगे नहीं, बाद में बताता हूँ. घरात जा घेऊन, तू ये कोट को लेके अंदर जा, मैं आता हूँ. आई, हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नहीं. छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया. माँ, ये देख कोट, ये अन्ना के बॉडी का नहीं है, मतलब ये अन्ना से इतना बड़ा कोट तो नहीं है. हाँ, मला आणलाय. होय आई. छोटे भाई ने अपनी माँ से पूछा, क्या ये कोट मेरे लिए लाया है? धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला. छोटा भाऊ अपनी माँ से पूछने लगा. आई ने कोरड धोतर दिले. माँ ने बड़े भाई को कोरड धोतर, कोरड यानी ड्राई, सूखा धोतर अपने बड़े बेटे को दिया. माँ ने. मी चुलीजवळ शेकत बसलो. जो बड़ा भाई है वो चूलीजवळ, चूल यानी आपको सबको मालूम है, चूल गांव में चूल होता है, शेगड़ी, वहीं पे बड़ा भाई खुद के बॉडी को गर्म कर रहा था क्योंकि वो पूरी जैसे भीग के आया था तो उसे ठंड लग रही थी और इसीलिए वो अपनी पूरी बॉडी को गर्म कर रहा था. आई म्हणाली, श्याम, हा कोणाचा कोट? माँ ने उसे पूछा. श्याम, ये किसका कोट है? मोरू जोशांकडे का रे द्यायचा आहे? कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले. उसके पिताजी ने कहा कि मोरू जोशी, ये एक आदमी का नाम है मोरू जोशी. उसने पूछा कि क्या ये कोट मोरू जोशी को देना है? कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल. कापातल्या ये भी जगह है. कापात एक मुक्या नाम का आदमी है, उसने ये भेजा होगा, ऐसे वडील उसे बताते हैं. वडील बताते हैं कि शायद से किसी और ने तुझे दिया रहेगा किसी और को देने के लिए. नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे. जो श्याम है वो कहता है कि नहीं, मैंने ये मेरे छोटे भाई पुरुषोत्तम, उसके छोटे भाई का नाम पुरुषोत्तम है, याद रखिए, मैंने ये कोट पुरुषोत्तम के लिए लाया है. पैसे रे कुठून? पैसे रे कोटले? कोणाचे कर्ज काढलेस? का फीचे दवड़लेस? वडिलांनी विचारे. उसके पिताजी ने उसे पूछा कि इतना पैसे कहाँ से लाया तूने? कोणाचे कर्ज काढलेस? तूने किसी का कर्ज तो नहीं निकाला, कर्जा तो नहीं लिया किसी से? का फीचे दवड़लेस? या तूने, मैं तुझे जो पैसे दिए फ़ी के लिए, कहीं तूने उसमें से ये कोट तो नहीं बनाया? ऐसे उसे अपने पिताजी ने उसे पूछा. कोणाच्या पैशांना हाथ तर नहीं ना लावलास? उन्होंने पूछा, तूने किसी के पैसों को हाथ तो नहीं ना लगाया? आई ने कातर स्वरात विचारले. ऐसा उसे अपने माँ ने कातर यानी स्ट्रिक्टली पूछा, कड़क आवाज में उसे पूछा. स्वरात यानी वॉइस ने पूछा उसे. आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत, फीचेही खर्चिले नाहीत, मी म्हटले. श्याम ने कहा, माँ, मैंने ये किसी का कर्जा नहीं लिया है, चोरी भी नहीं की है और ना ही मैंने फ़ी में से खर्चा किया है. मग उधार का शिवून आणला श्याम? वडिलांनी विचारले. उसको उसके पिताजी ने पूछा, फिर क्या तूने ये कोट उधारी में सिला के लाया है? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमविले. भाऊ, वो अपने पिताजी को, श्याम जो है वो अपने पिताजी को भाऊ के नाम से बोलता है, भाऊ, ठीक है. वो कहता है, भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आना 2 आने देत असा. आप जो मुझे खाने के लिए 1 आना या 2 आने देते थे, ते मैं जमविले, वो उसने जमा किया, ऐसा वो कहता है श्याम.
गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमविले। आपने जितना भी मुझे 2-3 महीने मंथ्स में दिया वो सब मैंने जमा करके रखा। त्यातून हा कोट शिवून आणला। उसने कहा उसी पैसों में से मैंने ये कोट सिलवा के लाया है। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। वो कहता, श्याम कहता है, माँ कहती थी कि जब तेरा अन्ना, जब तेरा बड़ा भाई, बड़ा दादा मोटे होतील, जब तेरा बड़ा भाई बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, तब पुरुषोत्तम के लिए नया कोट सिलवा के लाएगा। मी मनात ठरविले होते येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। श्याम कहता है, मैंने मेरे मन में ठान लिया था, ठरविले यानी डिसाइड किया था कि जब अब मैं घर आऊँगा तब मैं पुरुषोत्तम के लिए नया कोट सिलवा के ही आऊँगा। पुरुषोत्तम बघ तुला होतो का, मी म्हटले। उन्होंने, श्याम ने कहा, पुरुषोत्तम देख तेरे को ये, पुरुषोत्तम देख तेरे को ये कोट होता है क्या। अण्णा हा बघ छान होतो आणि आतलाही किसा। उसने कहा, अण्णा मतलब भाई ये देख, मुझे हा बघ छान होतो, ये देख मुझे अच्छी तरह से ये कोट हो गया, आणि आतला ही किसा यानी ये देख इस कोट को अंदर का किसा भी है। आता माझी पेंसिल हरवणार नहीं, अब मेरी पेंसिल जो है वह गुम नहीं होगी, अब मेरी पेंसिल कभी भी गुम नहीं हो पाएगी। आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। पुरुषोत्तम ने अपने माँ को भी दिखाया, माँ ये देख मेरा कोट देख कैसा लग रहा है। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहीवर आला। मतलब जो श्याम ने जो हकीकत बताई थी, हकीकत यानी सच जो श्याम ने बताया था, वो सुन के आईला, माँ को गहीवर आला। गहीवर यानी रोना आ गया उसको, ये सब सुन के रोना आ गया उसको। ती म्हणाली, श्याम तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा झालास, मोठा आजच झालास हो। माँ ने कहा, श्याम तू एज से, वयाने यानी तू उम्र से, तू एज से बड़ा नहीं है, पैशाने मोठा नाहीस, तू पैसों से भी बड़ा नहीं है, शिकून मोठा नाहीस, तू पढ़कर भी अभी बड़ा नहीं हुआ है, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो, लेकिन तू मन से बड़ा आज ही हो गया है। हे प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा। वो अपने बच्चों से कहती है कि ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही व्यवहार आगे भी तुम लोग रखो। या प्रेमावर कोणाची दृष्ट नको पडायला। वो कहती है इस प्यार पे, इस रिलेशनशिप पे, तुम लोग के भाई भाई के रिलेशनशिप पे किसी के भी दृष्ट यानी नज़र नहीं लगनी चाहिए। वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला। उसके फादर जो है, उसके पिताजी, उन्होंने भी उसके श्याम के पीठ पर से, पीठ यानी बैक पर से, पाठी यानी बैक पर से हाथ फिरवला, उसे अप्रिसिएशन किया। ते बोलले नाहीत, उसके जो पिताजी है उसने उसे कुछ नहीं कहा। आपको मालूम है पिताजी जो है फादर, वो कुछ कहते नहीं है, कहते कम ही है पिताजी। त्या हाथ फिरविण्यात सारे बोलने होते, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उन्होंने उसके पीठ पर हाथ फहराया वही सब कुछ बोल गया। मतलब एक्शन ने ही सब कुछ बोल दिया। साऱ्या स्मृति होत्या, अब सब कुछ स्मृति यानी मेमोरीज बन गई, बहुत ही अच्छी मेमोरीज वो बन गई। तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर पूरा किया है। लगता है कि आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करिए।